कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को, जिसे मंजिल का जुनून है वो मशविरा नहीं लेते। गौरव उपाध्याय की इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मंत्रा पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा होगा तथा आप सभी की सीटेट की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। साथियों, आज मैं अपनी इस वीडियो में सीटेट परीक्षा से जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, उससे संबंधित एक श्रृंखला शुरू करने वाला हूं, जिसका पहला वीडियो आपके सामने है और आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको एक आत्मविश्वास मिले CDP के लिए, सीटेट के लिए, और आप अच्छा कर सकें। साथियों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चे उसी वातावरण में सीखते हैं जहाँ, पहला विकल्प इसका है, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिलता है। बी है, इन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले। डी, कड़ा अनुशासन हो। तो दोस्तों, इसमें जो पहला विकल्प है वही आपका बिल्कुल सही जवाब है, जो है उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। क्योंकि अगर हम विकल्पों की बात करते हैं तो इन्हें खेलने का मौका मिले, तो सिर्फ खेलने का मौका मिले ये ज़्यादा बेहतर तो नहीं है। उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, जी नहीं, वो पूरे मित्र बनाने से उनको सामाजिक माहौल, वातावरण तो मिलता है, माहौल मिलता है, लेकिन जो सीखते हैं ज़रूरी नहीं है वो मित्र कैसे बनाते हैं, ये मित्र पर डिपेंड करता है कि कैसी संगत है। कड़ा अनुशासन हो। दोस्तों, ये तो विकल्प कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि कड़े अनुशासन की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपका विकल्प सही है ए, क्योंकि जितना ही स्वतंत्र माहौल दिया जाएगा, स्वतंत्र वातावरण बच्चों को दिया जाएगा और अनुभवों को साझा किया जाएगा बच्चों से, उनकी भावनाओं को स्थान दिया जाएगा, समझा जाएगा, उस वातावरण में बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। चलिए दूसरों शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। यह एक उदाहरण है वाचिक अधिगम का, प्रेक्षण अधिगम का, कौशल अधिगम का, अधिगम अंतरण का। तो अधिगम का मतलब तो हम सभी जानते हैं कि अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो दोस्तों, वाचिक अधिगम क्या होता है? वाचिक अधिगम वो है जिसमें विद्यार्थी या शिक्षार्थी या जो बच्चा है वो भाषा के माध्यम से या किसी वाचिक सामग्री से, मतलब वॉइस से संबंधित कोई सामग्री हो, उससे जो सीखते हैं, मौलिक इकाइयों से है। मतलब इसका मतलब जो है वाचिक सामग्री की जो मौलिक इकाइयाँ, उससे मतलब है, तो ये वाचिक अधिगम होता है। दूसरा है प्रेक्षण अधिगम। प्रेक्षण अधिगम वो होता है जहाँ पर विद्यार्थी प्रेक्षण करके, ऑब्जर्व करके देखते हैं। ऑब्जर्वेशन जो लर्निंग है उसको प्रेक्षण अधिगम कहा जाता है। मतलब हम या विद्यार्थी किसी दूसरे को देखते हैं फिर हम सीखते हैं, तो इसे प्रेक्षण अधिगम कहा जाता है। तीसरा है कौशल अधिगम का। कौशल अधिगम जहाँ पर हम या विद्यार्थी अपनी कुशलता के, जो उनके अंदर एक हुनर छिपा होता है, हुनर करके वो हुनर दिखाते हैं और उससे सीखते हैं, उसको कौशल अधिगम कहा जाता है। फिर अधिगम अंतरण है। अधिगम अंतरण का मतलब होता है सीखे हुए ज्ञान का, जो भी उन्होंने अर्जित किया हुआ है ज्ञान, उसका उपयोग करके किसी अन्य विषय में उपयोग करते हैं, किसी अन्य परिस्थिति में उपयोग करते हैं, उसे हम अधिगम अंतरण कहते हैं। तो उसके द्वारा जो सीखते हैं वो, उसे अधिगम अंतरण कहा जाता है। तो दोस्तों, इसमें जो 4 विकल्प है, वाचिक अधिगम, प्रेक्षण अधिगम, कौशल अधिगम और अधिगम अंतरण, तो इसमें आपका सही विकल्प, सबसे सटीक जो विकल्प है वो है प्रेक्षण अधिगम का। बी आपका सही है कि विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी उनको देख करके सीखता है। यदि अध्यापक सही समय से विद्यालय पहुंचता है, सही समय पर अपने वेलाओं में पहुंचता है, अपने पीरियड्स लेता है, तो उसी से जो विद्यार्थी हैं वो भी सीखते हैं। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की तरफ। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं, उनके अधिगम के बाद चाहिए क्या? चाहिए मापन अभ्यास कार्य होना चाहिए। मापन अभ्यास की कहाँ पे कमियाँ रही हैं, क्या करना है, इसे नहीं मतलब है। मापन अभ्यास का मतलब यही है कि माप लें कहाँ तक सीखा है। समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए कि समुचित उपचारात्मक, अगर कहीं कमी रहेगी तो उसका उपचार किया जाए। सभी पदों को व्यवस्थित रूप से दोहराया जाए कि जो जिन पदों में भी अधिगम हुआ है
उनको व्यवस्थित रूप से दोहराया जाए। विद्यार्थियों, डी विकल्प है विद्यार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, कि जो विद्यार्थी हैं, अभिभावक हैं, उनको उपलब्धि के बारे में बताएं। इससे जो रिक्तियाँ हैं वो क्या पूरी हो सकती हैं? जी नहीं दोस्तों, तो आपका इसका जो सही विकल्प है वो है बी, समुचित उपचारात्मक कार्य। कि हम देखें विद्यार्थियों को जो सिखाते हैं, जो शिक्षक सिखाते हैं, अगर उनमें कमियां रह जाती हैं, रिक्तियाँ रह जाती हैं, तो अधिगम के बाद उनको देखा जाए, डायग्नोस किया जाए उनको, उसके बाद उसका उपचार किया जाए। दोस्तों अगला प्रश्न बढ़ते हैं। एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। यह इंगित करता है कि शिक्षक जो है, दोस्तों कई बार हम प्रश्न पूरा नहीं पढ़ते हैं, अधूरा छोड़ देते हैं, तो ये हमारी गलत आदत होती है। हमें प्रश्न को एक बार नहीं 2 बार पढ़ना चाहिए। 2 बार नहीं समझ में आता 3 बार पढ़ना चाहिए। तो प्रश्न को बराबर पढ़ते रहने से भी हमें जवाब मिल जाता है कभी कभी। तो दोस्तों प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। यह इंगित करता है कि बस जो शिक्षक है बच्चे का शुभचिंतक है? जी नहीं, हो सकता है। उसमें ज्ञान की कमी है? जी नहीं। चर कुंठित है? नहीं है। तो साथियों इसका जो सही विकल्प है, यह संवेदनशील रूप से संतुलित नहीं। जो अध्यापक है वो संवेदनशील रूप से संतुलित नहीं है, वो संवेदनशील रूप से संतुलित नहीं है। डी विकल्प इसका बिल्कुल सही है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एनसीएफ मतलब क्या है? नेशनल, एन फॉर नेशनल होता है, सी फॉर करिकुलम होता है, एफ फॉर फ्रेमवर्क होता है। एनसीएफ जो है एक भारत सरकार के द्वारा तैयार एक दस्तावेज है जो 2005 में जारी किया गया। 2005 में ये जो दस्तावेज है इसका निर्माण किया गया एनसीईआरटी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? एनसीईआरटी के द्वारा किया गया। और ये विद्यालयों में, जो भारत के विद्यालय हैं, माध्यमिक हैं, बेसिक में हैं, तो ये विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को दिशा निर्देश देता रहता है। और अगर कहीं कोई कमी है या कोई सुधार होना है तो उसके लिए संस्तुतियाँ भी देता है, रिकमेंडेशंस भी करता है कि कहाँ पे क्या कमी है और उसको तो सुधारा जाए। तो दोस्तों इस प्रश्न के जो विकल्प हैं वो क्या हैं? या भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है, या एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया एक दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है? जी नहीं। डी में से कोई नहीं? जी नहीं। इसमें आपका जो विकल्प है वो होगा सही बी, जहाँ एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं। त्रुटियाँ जो हैं किसकी तरफ संकेत करती हैं? ये कैसे सीखते हैं? विद्यार्थी, शिक्षार्थी कैसे सीखते हैं, इसकी तरफ संकेत करती हैं। शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर कैसा है? यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता क्या है? उनको सीखने की अनुपस्थित होती है, तभी त्रुटियां होती हैं। तो दोस्तों जो प्रश्न 6 है इसका आपका सही उत्तर है ये कैसे सीखते हैं। हमारे अंदर अगर कोई त्रुटियां हैं तो हमारे ज़रूरी नहीं कि हम ये जो नीचे के 3 विकल्प दिए हैं ऐसा कुछ हो सकता है। ये कैसे प्रभावित होती है? ये प्रभावित होती है कि हम किस विधि से सीख रहे हैं, किस मेथड से सीख रहे हैं। कहीं ना कहीं हम, हो सकता है मेथड में कोई कमी रहती होगी, तभी हमारे अंदर सीखने में त्रुटियां रह जाती हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक बच्चा जो ग्रस्त है किससे? सा और वाज में अंतर नहीं कर सकता है, आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, न्यूक्लियर अनक्लियर में आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है, वो उनको दोनों नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा, डिफरेंस नहीं कर पाता है। तो सीधा सा जवाब है डिसलेक्सिया होता है, माफ़ कीजिएगा, डिसलेक्सिया होता है। लेकिन इसमें आपका जो सी विकल्प दिया हुआ डिसलेविया, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, तो इसका आपका सही जवाब होगा डिसलेक्सिया, जिसमें बच्चे सा और वाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें। बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दें, बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियाँ आयोजित कराएं। इसमें हमें लगेगा कि कहीं ना कहीं लगभग सारे विकल्प सही हैं या कहीं ना कहीं सारे विकल्प एक जैसे हैं।
दोस्तों ऐसा नहीं है। इसमें अगर हम पहले विकल्प की बात करते हैं, उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें, तो सिर्फ जांच करने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। जांच करने के साथ साथ हमें उसके लिए उपचारात्मक या सुधारात्मक कदम भी उठाने हैं, जैसा कि भी आपका एक क्वेश्चन पीछे भी था ऐसा। तो जांच के साथ साथ सुधारात्मक कदम भी हमें उठाने चाहिए। और बाकी रही बात सी और डी की, तो सी नियमित रूप से गृह कार्य एक बर्डन हो जाता है, बच्चों पर बोझा बन जाता है। डी, बच्चों की नियमित रूप से गतिविधियाँ, सिर्फ गतिविधियों से कुछ नहीं होना है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। गोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, कैसे? दोस्तों इसका सही जवाब है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नैतिक मुद्दों में आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ये आपका सही जवाब है। गोलबर्ग के अनुसार शिक्षक जो है वो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाएं करेगा और उन चर्चाओं में बच्चों को शामिल करके वो बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन सप्ताह में एक बार होना चाहिए। प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए, अलग से संचालित करना चाहिए या अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही विकल्प है प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए? प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित किया जाना चाहिए। कि जो भी संगीत है, कहानी कहने का है, नाटक, कला, शिल्प या जो भी गतिविधियाँ हैं वो प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित की जानी चाहिए। तो विकल्प आपका सही है बी। कौन सा विकल्प? बी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो गतिक कौशल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो गतिक कौशल वो होते हैं जिनमें हम अपने शरीर में जो भी मांसपेशियां हैं उनका उपयोग करते हैं। गति, डायनामिक जो स्किल्स हैं, तो मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं। उनमें कुछ सूक्ष्म गतिक होती हैं, कुछ दीर्घ गतिक भी कही जा सकती हैं, जो लंबी अवधि तक की होती हैं, जिनमें ज़्यादा मांसपेशियों का उपयोग होता है, बड़ी देर तक होता है, हम कह सकते हैं। सूक्ष्म गतिक कौशल क्या है? जिनमें हाथ की कलाई, हाथ है, कलाइयाँ हैं, उंगलियां हैं, पैर हैं, पैरों की उंगलियां हैं, होंठ है, जीभ है, और ये जो अंग हैं शरीर के, इनसे जो जुड़ी मांसपेशियां हैं, ये जो छोटी गतियों को संदर्भित करती हैं। मतलब यही इनसे जुड़ी मांसपेशियां छोटी गतियों को संदर्भित करती हैं। तो इनसे हम करते क्या हैं? ड्राइंग है, आर्ट बनाना हो सकता है, ड्राइंग करना हो सकता है, राइटिंग करना हो सकता है, साइकिलिंग हो सकता है, इनमें ये शामिल है। तो सूक्ष्म गतिक कौशल में क्या शामिल होगा? सूक्ष्म गतिक कौशल में शामिल है आपका लिखना। क्या शामिल होगा? लिखना। बाकी भी गतिक हैं, बाकी भी जो कौशल हैं वो भी गतिक कौशल हैं, लेकिन इनमें ये चढ़ना है, दौड़ना है, फुदकना है, इनमें ज़्यादा एनर्जी आती है, और ज़्यादा एनर्जी के साथ साथ तो ये सूक्ष्म गतिक नहीं है। ये जो है ये सूक्ष्म गतिक नहीं है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने आप कभी प्रश्नों के उत्तर सही देती है और वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के किस सिद्धांत पर आधारित है? माफ़ कीजिए दोस्तों, यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। कौन से? कि जो शिक्षिका है वो अपने आप कभी प्रश्नों के उत्तर सही देती है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। कि विद्यार्थियों को सामूहिक चर्चाओं के लिए और एक कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए उनको इनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है। तो ये कौन सा सिद्धांत है? ये तो दोस्तों ये जो सिद्धांत है कौन सा हो सकता है? ए, सीखने की तत्परता, अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन का सिद्धांत है, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही जो जवाब होगा वो होगा बी, अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन का। किसका है? अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन का। दोस्तों अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वार्षिक आयु और शारीरिक आयु
10 वर्ष है उसका बुद्धि लब्धांक होगा ए 120 होगा, बी 100 होगा, सी 22 होगा और डी 83 होगा। तो दोस्तों हम सभी IQ से परिचित हैं, जो इंटेलिजेंट कोशेंट होता है, बुद्धि लब्धांक होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, और उसको गुणा कर दिया जाता है। किससे गुणा कर दिया जाता है? 100 से गुणा कर दिया जाता है। तो अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो मानसिक आयु है 12। कितनी है? 12। और शारीरिक आयु है 10। उसको गुणा कर देंगे 100 से, तो आपका जो सही जवाब है वो क्या होगा? वो होगा 12 गुणे 10 बराबर 120 होगा। कितना होगा? वो कितना आएगा? 120। अतः आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है, समेकित शिक्षा इंगित करती है। समेकित शिक्षा इंगित करती है किसकी तरफ? सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि से, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। तो दोस्तों इसमें जो विकल्प आपका है वो बी बिल्कुल सही विकल्प है कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, उसमें इंक्लूसिव लर्निंग की बात की गई है। तो इसमें जो ये संस्तुति दी गई है, इसमें ये दिया हुआ है कि जो अलग अलग बुद्धि लब्ध वाले बच्चे हैं जिनका IQ क्या है? डिफरेंट है। किसी का 120 हो सकता है, किसी का 80 भी है, कोई मोरान में आते हैं, कोई इंटेलिजेंट हैं, कोई स्कॉलर्स हैं या जो भी हैं। तो जिनका मतलब ये IQ जो है अलग अलग है, या अलग तरह के जो बच्चे हैं, सामान्य बच्चे भी हैं, विशेष बच्चे भी हैं, विशिष्ट बच्चे भी हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए एक ही स्कूल की बात कौन करता है? NCF 2005 बात करता है। जिससे ये होता है कि जो विशिष्ट बच्चे हैं उनके लिए भी वही वातावरण मिलेगा, और वो सामान्य बच्चों से भी बहुत कुछ सीखेंगे और वातावरण से भी बहुत कुछ सीखते रहेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे जो क्वेश्चन नंबर है 15 में दिया हुआ, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे? क्योंकि विद्यार्थियों में जो शिक्षक है उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, मतलब मार्गदर्शक भी होता है, शिक्षक तो होता ही है, और भी चीज़ें हैं, और भी अपने अनुभव साझा करता है। तो इसका जो पहला विकल्प है दोस्तों देखते हैं, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके। शिक्षक विद्यार्थियों में अनुशासन की अनुभूति को विकसित करता है, उसके बाद वो कुछ कर सकता है, सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, या आदर्श रूप से बर्ताव कर महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, या उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? बी, आदर्श रूप से बर्ताव कर। जैसा ही हम अपने बच्चों के सामने अगर आदर्श रूप से सामने उनके पेश आते हैं, या मतलब जैसे भी हम उनके सामने व्यवहार करते हैं, वैसा ही बच्चे हमसे सीखते हैं। तो अगर हम एक आदर्श व्यक्ति का उदाहरण उनके सामने देते हैं, और सिर्फ उदाहरण देते हैं किसी और का, और हम खुद नहीं करते, तो बच्चे हमसे ज़्यादा नहीं सीखते। लेकिन अगर हम खुद को एक आदर्श रूप से उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो बच्चे हमसे ज़्यादा सीखते हैं, और बच्चों में सामाजिक मूल्यों का विकास भी इससे ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है प्रगतिशील चिंतन है कि आजकल जो समाज है उसमें लड़कियों के लिए ज़्यादा केयर की जा रही है, या ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं हैं, जो आधी आबादी हमारी सब कुछ है। तो एक प्रगतिशील समाज की बात है ये, और होनी भी चाहिए। तो क्या एक प्रगतिशील चिंतन होगा? वैश्विक प्रवृत्तियाँ हैं कि लड़कियों को वरीयता दी जा रही है, प्रयोजनात्मक उपागम है, या लैंगिक पूर्वाग्रह। तो आप दोस्तों इसमें आपका विकल्प डी सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह। कि ये माना जाता है कि जो लड़कियां होती हैं वो गायन के लिए उपयुक्त होती हैं, इसीलिए लड़कियों को ही वरीयता दी जाए, ये जरूरी नहीं। यहाँ पर लैंगिक पूर्वाग्रह आपका बिल्कुल सही विकल्प है।
दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास हमेशा रेखीय होता है। तो इसमें हमें पता करना है कि कौन सा विकास का सिद्धांत है। दोस्तों जो इसका सही विकल्प है वो होगा सी, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। सभी का वातावरण, सभी की जो परवरिश होती है एक जैसी नहीं होती है, तो इसलिए सभी की विकास दर समान नहीं होती। आपका विकल्प सी बिल्कुल सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है 18 और वीडियो का अंतिम प्रश्न है। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदल दे, दृश्य श्रव्य सामग्री ऑडियो विजुअल को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, कक्षा से चला जाए, कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है शिक्षण विधि बदल दे। हो सकता है उसकी मेथड में कहीं ना कहीं कमी रह रही हो तो उसे शिक्षण विधि बदल देनी। दोस्तों बात करते हैं ये जो 18 प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ कि इनमें से ही या इनसे मिले जुले क्वेश्चंस आपको अपने पेपर में मिलें और आप अपनी और तैयारी को पुख्ता बनाएं। दोस्तों इसी तरह प्रैक्टिस सेट या ऐसे ही क्वेश्चंस पाने के लिए, सीटेट को सफल बनाने के लिए कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे अगली अपडेट आपको जल्दी ही मिले और सबसे पहले मिले। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।